हेलो दोस्तों, जीएस लेक्चर में आपका स्वागत है। तो पहले लेक्चर में जैसा कि हमने देखा था कि पदार्थ के बारे में देखा था, ठीक। अब सेकंड लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट्स का कितने पार्ट्स में क्लासिफिकेशन किया गया है उसको देखेंगे, ठीक। तो हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की परिभाषा देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज ए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वे एल्डिहाइड और कीटोन्स के क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, विच गिव दोज ऑन हाइड्रोलाइसिस, जो हाइड्रोलाइसिस क्रिया के दौरान दिए जाते हैं, एंड कंटेन एटलीस्ट वन असिमेट्रिकल कार्बन एटम। तो आप असिमेट्रिकल कार्बन एटम से क्या समझते हैं कि कोई भी कार्बन एटम जैसे है यदि वह डिफरेंट, उसकी वैलेंसी 4 होती है, यदि OH, यहाँ R, यहाँ PH और यहाँ मतलब फिनिल ग्रुप, यहाँ मान लीजिए Cl, तो ये डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो यह कार्बन क्या हो जाएगा, असिमेट्रिकल कार्बन एटम हो जाएगा, ठीक। तो वही कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में एक असिमेट्रिकल कार्बन एटम्स जरूर पाए जाते हैं, ठीक। दीज आर मेनली ऑफ कार्बन, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मेनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बने होते हैं, ठीक। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 2:1, और जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होते हैं वे 2:1 के रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि जल में होते हैं, ठीक। अब देखिए आगे, द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज CnH2O, और बाहर में M रहेगा, ठीक। CnH2O और बाहर में M। तो इसी प्रकार से ग्लूकोज का देखिए फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। यदि इसी फार्मूला को हम इस सूत्र में रखेंगे कार्बोहाइड्रेट के, तो C6 हो जाएगा, H2O कर दें और यहाँ बाहर 6 कर दें, तो जब 6 का मल्टीप्लाई होगा 2 मतलब 12 H2 और O6 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से सुक्रोज का भी है, C12H22O11, C12 बाहर, H2O लिख दें, 11 बाहर कर दें, इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब देखिए जो सिंपल सा जो एक परिभाषा देख सकते हैं आप ऐसे कि इन अर्ली डेज दीज कंपाउंड्स वेयर कंसिडर्ड टू बी हाइड्रेट ऑफ कार्बन, एंड फॉर दिस रीजन दीज वेयर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। अर्ली डेज में जैसे जो अर्ली मतलब जो पुराने समय में ये जो कार्बोहाइड्रेट्स थे इन्हें कार्बन का हाइड्रेट्स कहते थे, ठीक। इसी प्रकार से ये क्या कहलाते थे, तो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते थे, ठीक। अब देखिए इसका जैसे क्लासिफिकेशन देख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। टाइप फर्स्ट में देखिए, टाइप फर्स्ट में बेस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस की क्रिया के दौरान, मतलब हाइड्रोजन से वो क्रिया करते हैं कि नहीं। द कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर क्लासेस, 3 मेजर क्लासेस में डिवाइडेड है। कौन कौन से, डिपेंडिंग अपॉन वेदर आर दे बिकम गो इन हाइड्रोलाइसिस और नॉट। तीन प्रकार से डिवाइडेड है, क्या वह हाइड्रोलाइसिस क्रिया में भाग लेता है कि नहीं लेता है, ठीक। इसी आधार पे तो देखिए पहला क्या है, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, ठीक। ओलिगोसेकेराइड्स के बाद डाइसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स में है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, बताते हैं, पहले आप ये देखिए मोनोसेकेराइड्स क्या है। दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स विच जनरली कंटेन्स 3 और 10 कार्बन एटम, मतलब ये सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें 3 से 10 कार्बन एटम्स पाए जाते हैं, और कैन नॉट बी और हाइड्रोलाइसिस के दौरान ये और सिंपल में नहीं टूट सकते हैं, ठीक। जैसे C6H12O6 है, H2O हाइड्रोलाइसिस करेंगे, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं देंगे क्योंकि ये और सिंपल कंपाउंड में नहीं तोड़ सकते हैं। अब देखिए ओलिगोसेकेराइड्स क्या होते हैं, ठीक। देखिए ओलिगोसेकेराइड्स मतलब यहाँ दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स विच आर हाइड्रोलाइसिस इनटू फ्यू मोनोसेकेराइड्स, मतलब ओलिगोसेकेराइड्स वही होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस क्रिया के दौरान कुछ मोनोसेकेराइड्स देते हैं। अब मोनोसेकेराइड्स कौन कौन से देंगे उसके भी आधार पर देख लीजिए आप, जैसे यहाँ दिख रहा है ना, ठीक, हाँ दिख रहा है। देखिए डाइसेकेराइड्स, पहले डाइसेकेराइड्स के डाई मतलब क्या होता है, 2, सेकेराइड्स मतलब वही मोनोसेकेराइड्स हो गए, मतलब सेकेराइड्स वही ये कार्बोहाइड्रेट्स का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, ठीक। दोज ओलिगोसेकेराइड्स विच कैन बी हाइड्रोलाइसिस क्रिया के दौरान इनटू अ ट्यूब, टू नॉट फ्यू,
पॉलीसेक्राइड्स मॉलिक्यूल, जैसे C6H12O11 H2O हाइड्रोलाइसिस क्रिया के दौरान ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल। C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो फार्मूला होता है एक ही होता है। ठीक इसी प्रकार से दो मॉलिक्यूल देंगे, ये आप देख लीजिए। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए ट्राइसेकेराइड्स। अब ट्राइसेकेराइड्स में ओलिगोसेकेराइड्स, जब हम हाइड्रोलाइसिस क्रिया के दौरान जब थ्री मोनोसेकेराइड्स देते हैं उन्हें ट्राइसेकेराइड्स कहते हैं। जैसे रेफिनोज को C18H32O16 हाइड्रोलाइसिस क्रिया के दौरान ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज 3 मॉलिक्यूल देंगे और तीनों का फार्मूला एक ही होता है, तो ये क्या हो गया ट्राइसेकेराइड्स। ठीक, अब टेट्रासेकेराइड्स क्या, तो वही टेट्रा मतलब 4 होता है, ट्राई मतलब 3 होता है, तो वो ओलिगोसेकेराइड्स जो मतलब हाइड्रोलाइसिस क्रिया के दौरान 4 मोनोसेकेराइड्स देंगे उन्हें टेट्रासेकेराइड्स कहते हैं। आप एग्जांपल याद कर लीजिए, स्टाइनोज जैसे है, देखिए C24H42O24 3H2O हाइड्रोलाइसिस क्रिया के दौरान ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, फ्रक्टोज का एक मॉलिक्यूल और गैलेक्टोज का 2 मॉलिक्यूल देता है। ठीक, इस प्रकार से। अब देखिए जो हम देखे थे मोनोसेकेराइड्स, फिर ओलिगोसेकेराइड्स, फिर तीसरा क्या है पॉलीसेकेराइड्स। ये सब तो ओलिगोसेकेराइड्स के पार्ट थे। अब देखिए पॉलीसेकेराइड्स क्या कहता है। पॉलीसेकेराइड्स में देख लीजिए, दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन हाइड्रोलाइसिस इनटू लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स, मतलब वैसे कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हें तोड़ने के बाद बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं, वो पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। पॉली मतलब बहुत, ठीक, पॉली मतलब ज़्यादा होता है। तो स्टार्च जैसे हो गया, सेलुलोज हो गया, जैसे स्टार्च सेलुलोज को देख लीजिए, C6H10O5 का बाहर यन कोई भी संख्या हो सकता है, 2, 5, 10। H2 हाइड्रोलाइसिस क्रिया के दौरान ये यन आगे आ जाएगा और C6H12O6 ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल देंगे। ठीक, ये तो फर्स्ट टाइप में हो गया। ठीक, ये क्या था, फर्स्ट टाइप में हो गया कि हाइड्रोलाइसिस क्रिया के दौरान कैसे होगा। देखिए पॉलीसेकेराइड्स आर क्लासिफाइड, पॉलीसेकेराइड्स आर क्लासिफाइड ऑन हाइड्रोपॉलीसेकेराइड्स एंड होमोपॉलीसेकेराइड्स और हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। मतलब पॉलीसेकेराइड्स जो मतलब क्लासिफाइड होते हैं, एक होमो होते हैं, एक हेट्रो होते हैं। होमो मतलब क्या होता है आप बता देते हैं। होमो मतलब समान होता है, और हेट्रो मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न होते हैं। यदि हम हाइड्रोलाइसिस क्रिया करते हैं और तो यदि एक ही प्रकार के वन काइंड ऑफ मोनोसेकेराइड्स पाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, होमोसेकेराइड्स कहते हैं। और वन से मोर काइंड्स ऑफ मतलब पॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं तो उन्हें हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। जैसे देखिए स्टार्च और सेलुलोज को जब हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वो एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल देंगे। ठीक, इसी प्रकार से इनुलिन को अगर हम पॉलीसेकेराइड मतलब क्या कहते हैं H+ मतलब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो काफ़ी मतलब अलग अलग क्या करेंगे, मोनोसेकेराइड्स देते हैं। ठीक, अब देखिए टाइप सेकंड में बेस्ड अपॉन नेचर के आधार पर कैसे होता है। एक शुगर होता है, एक नॉन शुगर। नेचर के आधार पर कैसे हम बात कर सकते हैं मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को। मोनोसेकेराइड्स एंड ओलिगोसेकेराइड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब ये सॉलिड होते हैं, क्रिस्टल होते हैं। क्रिस्टलाइन मतलब जो एक निश्चित आकार में मतलब व्यवस्थित होते हैं। ठीक, एक क्रिस्टलाइन होता है, एक अमॉर्फस होता है। अमॉर्फस जो है अनिश्चित आकार में मतलब उनकी जो संरचना होती है अनिश्चित होती है, आणविक संरचना। तो सॉल्युबल इन वाटर, स्वीट मतलब ये जो शुगर होते हैं टेस्ट में मीठे होते हैं। दे आर कलेक्टिवली नोन एज शुगर, वो शुगर कहलाते हैं। नॉन शुगर पॉलीसेकेराइड जो होते हैं आर एमॉर्फस होते हैं, मतलब भिन्न भिन्न आकृतियों के होते हैं। उनकी मतलब संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं। इंसॉल्युबल इन वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, टेस्टलेस होते हैं। दे आर कॉल्ड नॉन शुगर, वे क्या कहलाते हैं, नॉन शुगर्स कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग नेचर के आधार पर, रिड्यूसिंग नेचर के आधार पर देख लीजिए, रिड्यूसिंग शुगर होता है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, आप आगे चल के पढ़ेंगे कि हम आगे फर्दर लेक्चर में बताएंगे कि फेलिंग सोल्यूशन और टॉलन रिएजेंट क्या होता है। फेलिंग्स जो मतलब वो कार्बोहाइड्रेट्स जो एबिलिटी है, जो उनके पास एबिलिटी है टू रिड्यूस कर देना फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलन रिएजेंट को आर रिफर्ड एज ए रिड्यूसिंग शुगर, वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। और यदि देखिए आर मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स आर मतलब जो सभी मोनोसेकेराइड्स हैं, मतलब जिसमें केवल एक मॉलिक्यूल्स रहते हैं जिन्हें फर्दर हम तोड़ नहीं सकते। ठीक, वो मोनोसेकेराइड्स, और जो डाइसेकेराइड्स होते हैं जिसमें 2 मोनोसेकेराइड्स, वो सभी क्या होते हैं, सभी रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। सभी फेलिंग
क्या फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन सुक्रोज को छोड़कर ये आप में एक एक्सेप्शन याद कर लेना कि सुक्रोज को छोड़कर सभी मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स क्या करते हैं, वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ठीक, क्योंकि फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं। अब देखिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, ऑल पॉलीसेक्राइड, जितने सभी पॉलीसेक्राइड्स हैं, ठीक, जो बहुत सारे मोनोसेक्राइड से मिलकर बने उन्हें पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं, आप आगे जैसे हम पढ़े। और आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, वो सभी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं बिकॉज दे कैन नॉट रिड्यूस, क्योंकि वो फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, ठीक। तो हमने ग्लूकोज और उसके क्या क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। आगे जीएस के अनेक लेक्चर, आगे आने वाले लेक्चर में हम दूसरे टॉपिक से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।